नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है राजधर्म का। क्या आपको पता है कि अगर आपके पिता के पास 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है? आप कहां घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आलीशान जिंदगी जी सकते हैं। आप नाबालिग होने पर भी एक नहीं दो जगह से शराब खरीद सकते हैं। दोस्तों के साथ आप मिलकर पार्टी कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन वाली लग्जरी कार चला सकते हैं। उसे 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड से दौड़ा सकते हैं। आप शराब के नशे में धुत होकर उस कार के टायर से दो लोगों को रौंद सकते हैं। लग्जरी कार है, जहां एक्सीडेंट हुआ वो स्थल आपके सामने है। जिसने ये किया उसकी तस्वीर तो नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ, वो कौन है, उसका पिता कौन है और इसका रसूख क्या है वो बता सकते हूं। अगर आपके पिता के पास 600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो और अगर आप पकड़े जाएं, पुलिस अगर आपको पकड़ भी ले तो उसकी भी चिंता नहीं है, क्योंकि आपको बचाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम साथ खड़ा हो जाता है। अगर आपकी जान पहचान इलाके के किसी विधायक से हो तो वो आपसे थाने में मिलने आ सकता है और पुलिस पर दबाव डाल सकता है। अगर आपके पास पैसा हो तो पुलिस आपको पकड़े उससे पहले ही एक गाड़ी आपको लेकर आएगी, दूसरी गाड़ी से आप भिजवाए जाएंगे और तीसरी गाड़ी से तो आपके गोवा जाने का प्रबंधन भी हो जाएगा। इतना कुछ हो सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप दो मर्डर के बाद भी 15 घंटे के अंदर छूट सकते हैं। आप पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। अगर आपके पिता के पास 600 करोड़ की प्रॉपर्टी हो तो ये सब कुछ हो सकता है। 18 और 19 मई की दरमियानी रात महाराष्ट्र के पुणे में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 करोड़ की पोर्शे कार से 17 साल के नाबालिग रईसजादे ने बाइक सवार 2 आईटी इंजीनियर्स की जान ले ली। ऑन स्पॉट डेथ हो गई। जब यह हादसा हुआ तब वो कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा से बातें करते हुए सड़क पर चल रही थी। स्पीड ज्यादा होने की वजह से कार को संभालना मुश्किल हो गया और आगे जाकर यह बाइक से टकरा गई। इसमें आईटी इंजीनियर अनीश और अश्विनी कोस्टा की मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले कि कार सवार वहां से भाग पाता, मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसकी धुनाई की और फिर उसको पुलिस के भी हवाले कर दिया। ये देखिए तस्वीरें। अगर सोचिए कि ये पकड़ा नहीं जाता, इसका चेहरा सामने नहीं आता, आम लोगों ने इसकी धुनाई ना की होती, इसे पुलिस के सुपुर्द ना किया होता, तो शायद ये केस आज हम और आप चर्चा भी नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि ये आम पब्लिक के सामने आ गया, ये तस्वीरें वायरल हो गई। पुणे के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा तो पुलिस को भी घुटने टेकने पड़े। जो 15 घंटे में मामला रफा दफा हो रहा था वो आज इतना बड़ा बना क्योंकि जनता आक्रोशित है। मैं आपको इस हादसे की एक और हैरान करने वाली सीसीटीवी फुटेज दिखाती हूं। उस रईसजादे की तस्वीरें जिसने दौलत और शराब के नशे में दो जिंदगियों को अपने 2 करोड़ के टायर के नीचे रौंद दिया। आरोपी नाबालिग है इसलिए मैं आपको चेहरा नहीं दिखा रही। 17 साल 8 महीना यानी कि 18 साल। बालिग होने में अभी भी कुछ महीनों का वक्त बाकी था, लेकिन जनाब क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं। ये देख रहे हैं, चेहरा ब्लर कर दिया है और ये इस हादसे के पहले की ही तस्वीर है, कुछ ही घंटे पहले की तस्वीर है। आरोप यह है कि इस तस्वीर में 17 साल का यह आरोपी अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा है और इसके बाद जब वो घर के लिए निकला, नशे में धुत होकर उसने कार चलाई। उसे कार मिली कैसे? भाई, रईस बाप का बेटा है तो कार तो मिलनी ही थी, और वो भी बड़ी महंगी कार मिलनी थी। महंगी कार में बैठकर महंगे महंगे शौक रखने वाले, महंगी शराब पीने वाले, ये सब कुछ ये रईसजादा कर रहा था। अपनी कार में बैठकर उसने उस गाड़ी को ऐसे चलाया कि उसने रौंद डाला, 2 जिंदगियों को खत्म कर दिया। पुलिस जब आरोपी को थाने लेकर गई, और ये भी तब हुआ जब आम लोगों ने उसे पकड़ लिया, पुलिस जब उसे थाने लेकर पहुंची तो बचाने के लिए कौन पहुंचा? कैसे इतना बड़ा क्राइम करने वाला आरोपी 15 घंटे के अंदर अंदर छूट गया, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इस हादसे के पहले 3 घंटे के अंदर क्या क्या हुआ था। पुणे में 17 साल 8 महीने का एक लड़का रात करीब 11:15 बजे 2 करोड़ की पोर्शे कार में सवार होकर अपने दोस्तों के साथ कोसी पब पहुंचा।
शराब का ऑर्डर किया, 90 मिनट तक उस पब में रहा, 48,000 रुपए का बिल चुकाया। सोचिए फिर, 48,000 का बिल केवल एक रात में। इसके बाद ये नाबालिग लड़का रात 12:10 पर अपने दोस्तों के साथ ब्लैक मैरियट होटल पहुंचा। अभी शौक पूरा नहीं हुआ था, एक पब से निकलकर दूसरे होटल पहुंचा। वहां पे शायद शराब पीनी कम रह गई थी, तो फिर दूसरे होटल में जाकर और शराब पी और रात 2 बजे वहां से निकला। और इसी के बाद रास्ते में बाइक पर बैठे हुए 2 इंजीनियर्स को रफ्तार के साथ ऐसी टक्कर मारी कि बचने का कोई चांस ही नहीं बचा। उन दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त अश्विनी और अनीश रेस्टोरेंट से निकलकर बाइक से जा रहे थे। कल्याणी नगर के पास उस रईसजादे की हाई स्पीड पोर्शे कार ने दोनों को कुचल दिया। अश्विनी और अनीश की मौके पर ही मौत हो गई। कार पुणे के बिल्डर का नाबालिग बेटा चला रहा था, जिसके पास गाड़ी चलाने का ना ड्राइविंग लाइसेंस था, ना गाड़ी के पेपर्स थे, और तो और सोचिए जरा, उस गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं थी। हवा से बातें यूं ही कर रही थी एक कार जिसकी गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट नहीं था। पुलिस क्या कर रही थी? क्या आंखों पर पट्टी बांध के बैठी थी? ये जनता पूछ रही है। वो 12वीं पास होने की खुशी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए निकला था। कार की रफ्तार इतनी थी कि टक्कर के बाद किसी का भी बचना मुश्किल ही था, नामुमकिन था। मुश्किल तो छोड़ दीजिए, वो नामुमकिन था। हद तो यह है कि इस पूरे हादसे के बाद आरोपी को महज 15 घंटे के अंदर जमानत मिल गई। वो 24 घंटे भी पुलिस की सलाखों में नहीं रहा, सिर्फ 15 घंटे के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके पिता भाई रईस है और वो है नवाबजादे। वो नशे में था। लोगों से जब ये एक्सीडेंट हुआ उसी वक्त लोगों ने उसे मौके से ही पकड़ लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े हादसे के बाद उसे 15 घंटे के अंदर अंदर जमानत भी मिल गई। और जब आप कॉपी देखेंगे उसके अंदर क्या क्या आदेश दिया गया है वो भी जब मैं आपके सामने रखूंगी तो शायद आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे कि इस देश में यह भी होता है। शराब के नशे में 17 साल के रईसजादे ने जिन 2 लोगों की जिंदगी छीन ली उन्हें आपको दिखाती हूँ। एक का नाम है अश्विनी कोष्टा और दूसरे का नाम है अनीश अवधिया। ये दोनों ही एक साथ आईटी कंपनी में काम करते थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। दोनों की ही उम्र 25 साल के आसपास थी। इन दोनों की तस्वीरें जरा देखिए आपके सामने। इन दोनों की तस्वीरें। इनकी गलती क्या थी कि एक बाइक से जा रहे थे। इनकी गलती क्या थी कि ये उस सड़क से गुजर रहे थे जहां पर एक रईसजादा अपनी दंदनाती हुई तेज रफ्तार वाली कार को दौड़ा रहा था। इनकी गलती ये थी कि ये आम माता पिता के बच्चे हैं, किसी रईस परिवार से नहीं आते। ये इनकी गलती थी। एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ये इनकी गलती थी। चश्मदीदों का कहना है कि कार की टक्कर से अश्विनी हवा में कई फीट उछलकर जमीन पर आकर गिरा। वहीं उसका कलीग अनीश पास ही खड़ी हुई दूसरी कार में जा टकराया। इससे पहले कि आरोपी मौके से भाग पाते, लोगों ने उन्हें धर दबोचा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। जिस वक्त आरोपी को पकड़ा गया उस वक्त वो नशे में धुत था। कार पर नंबर प्लेट नहीं थी। टक्कर की वजह से कार का एयरबैग तक खुल गया था। जिस 2 करोड़ की पोर्शे कार से रईसजादे ने 2 जिंदगियों को खत्म किया उसकी तस्वीर दिखाती हूँ आपको। उस एक्सीडेंट की भयावहता का अंदाजा आपको इस तस्वीर से पता चलेगा। कार आगे से पूरी तरह से टूट चुकी है। ये देखिए, पूरी बर्बाद हो चुकी है। कार का एयरबैग खुल गया था। एयरबैग नहीं खुलता तो शायद जो कार चला रहा था उसका भी जिंदा बचना नामुमकिन था। और जिस बाइक से यह हादसा हुआ जिसमें ये दोनों इंजीनियर्स सवार थे, वो बाइक भी आप देख रहे हैं पूरी तरीके से टूट चुकी है। उस वक्त कार की स्पीड कितनी रही होगी? कार के आगे रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं थी, यानी बिना नंबर प्लेट वाली कार चलाई जा रही थी और पुलिस ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। यह बड़ी हैरानी की बात है। और कोई 1-2 दिन नहीं, कई दिनों से यह कार सड़कों पर दौड़ रही थी और किसी पुलिस वाले की नजर नहीं गई। बीते रविवार महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐसी घटना दर्ज की गई जिसने हर किसी को न केवल झकझोर के रख दिया बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर किया कि क्या देश में 2 अलग अलग कानून चलते हैं, अमीरों के लिए अलग कानून और गरीबों के लिए अलग कानून। घटना कुछ इस प्रकार है कि 19 मई की रात एक अमीरजादे ने अपनी पॉर्श कार से 2 बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिनमें उन दोनों की मौत हो गई। फिलहाल मैं येरवाड़ा पुलिस स्टेशन पर मौजूद हूँ। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि आप इस गाड़ी की परिस्थिति देखिए। पल्सर गाड़ी है ये और इस पर ही सवार होकर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा दोनों गुजर रहे थे और उसी दौरान देर रात पार्टी करके एक नाबालिग रईसजादे ने अपनी इसी पॉर्श गाड़ी से
उन दोनों को तेज़ रफ्तार से टक्कर मारी। चश्मदीद ये बताते हैं कि इस गाड़ी की रफ्तार लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। और आप इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये घटना कितनी गंभीर थी। चूँकि वो नाबालिग था, फ़िलहाल उसे जुवेनाइल कोर्ट की तरफ से बेल मिली हुई है और वो अपने घर पर है। उसके अलावा उसके पिता को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें मौजूद 4 और लोगों को अरेस्ट किया गया है जिसने उसे अल्कोहल दी थी। आपको इस गाड़ी की कंडीशन दिखाते हैं और साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि आप देखिए, इस गाड़ी पर कहीं भी आपको नंबर प्लेट नज़र नहीं आएगा, यानी कि इसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसे ठीक तरह से पूरा नहीं किया गया था। गाड़ी की हालत देखकर आप इस घटना की गंभीरता का अंदाज़ा लगा सकते हैं और इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अमीर रसूखदार जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद इन पूरे लूप होल से, खास करके जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं उनमें जिस तरह का लूप होल होता है उससे वे बचकर निकल जाते हैं। हम आपको बताएं कि 19 तारीख को जब ये घटना हुई उसके बाद जब तक ये घटना हाईलाइट नहीं हुई थी तब तक इसमें जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर पुलिस के कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए गए, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट अभी तक आना बाकी है। आपको बताएं, इस घटना को हुए 3 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है लगभग, और अभी भी जो मेडिकल रिपोर्ट है नाबालिग की वो अभी तक नहीं आई है। अब देखना होगा कि पुलिस इसमें क्या कर रही है। कार से 2 लोगों को कुचलने वाले आरोपी को यह यकीन था कि उससे कुछ नहीं होगा, उसका अरब पिता उसे छुड़ा लेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने आरोपी के पिता के रसूख और विधायक के दबाव में केस को कमजोर करने की कोशिश की। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी की मेहमानों की तरह खातिरदारी की। नाबालिग आरोपी को हिरासत में ही पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक सर्व किया गया। जघन्य अपराध होने के बावजूद केस को कमजोर बनाया गया। कमजोर केस बनाकर जमानत दिलाने में मदद की गई। आरोप है कि बिल्डर पिता और अजीत गुट के विधायक के दबाव में पुलिस ने नाबालिग को बचाने की कोशिश की। इसका नतीजा ये हुआ कि जब आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उसकी जमानत को मंजूर कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को एक्सीडेंट पर 300 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहा। अदालत ने आरोपी को 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर से इलाज करवाकर शराब की लत छुड़वानी होगी। अब आप सोचिए जरा, जिस इंसान ने ट्रैफिक नियमों का पालन ही नहीं किया और जो 15 घंटे के अंदर अंदर सलाखों के पीछे से रिहा भी हो गया, कोई समस्या नहीं आई, क्या वो 15 दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करेगा? जो 15 घंटे पुलिस थाने में नहीं रहा, क्या वो करेगा? खैर, इस आरोपी को लेकर मनोचिकित्सक से इलाज करवाकर कोर्ट में रिपोर्ट भी देने के लिए कहा गया है। हम आपको बेल ऑर्डर की कॉपी दिखा देते हैं जिसमें तमाम बातें कही गई है। वो बेल ऑर्डर की कॉपी देखिए और इस देश में 2 मासूमों की जान कितनी सस्ती है। अगर कातिल कोई रईस ज्यादा हो, इस बेल ऑर्डर की कॉपी से आपको समझ में आएगा। 7500 के बॉन्ड पर जमानत मिल गई। 7500 रुपए के निजी मुचलके पर कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी गई, रिहा कर दिया गया। 2 मासूमों की हत्या हो गई। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये जनता कह रही है, ये पुणे के लोग कह रहे हैं, ये दोनों बच्चे जो मारे गए उनके माता पिता कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। लेकिन क्या है, देखिए 7500 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी गई। उनके माता पिता उनकी देखभाल करेंगे और वो आगे किसी अपराध में शामिल नहीं होगा, ये तय किया जाएगा। थाने में हाजिरी देनी होगी। चलिए, ये तो होता है, जो भी आरोपी होता है या जिससे भी गुनाह होता है उसे थाने में आरोपी दी जाती है। बुरी संगत से दूर रहेगा। जो अभी अभी 12वीं पास करके निकल रहा है, शराब पे शराब गटक रहा है, बिना लाइसेंस के नंबर प्लेट वाली कार चला रहा है, उसे 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा रहा है, उसे क्या सलाह दे रहे हैं? बुरी संगत से दूर रहेगा। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन माता पिता को क्या पता नहीं था कि उनका बेटा क्या कर रहा है? खैर, अब देखिए आगे क्या बात कही गई है। काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग की रिपोर्ट जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंपी जाएगी। और काउंसलिंग तो होनी ही चाहिए, ऐसे हर एक शख्स की काउंसलिंग होनी चाहिए जो सड़कों पर दनदनाते हुए निकल जाते हैं बिना इस बात की फिक्र किए कि सड़कों पर और जिंदगियां भी चल रही है। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से संपर्क किया जाएगा हॉस्पिटल में बाकायदा, और वो जो पूरी रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। पुलिस पर मामले को कमजोर करने का आरोप लग रहा है। देखिए, पुलिस की भूमिका सबसे बड़ी होती है, लेकिन पुलिस
की ही भूमिका संदेह के घेरे में है कि उन्होंने इस मामले को कमजोर किया है और इसकी वजह से आरोपी के पिता की दौलत और उस दौलत से हासिल किया हुआ रसूख है। नाबालिग आरोपी का पिता विशाल अग्रवाल पुणे का नामी गिरामी बिल्डर 40 साल पुरानी ब्रह्मा कॉर्प कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है। कंपनी की नेटवर्थ 600 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कंपनी के पुणे में कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं आरोपी के पिता की तस्वीर। अपने फिर रसूख के दम पर बिल्डर विशाल अग्रवाल ने लोकल लेवल पर पूरा मामला मैनेज कर लिया। आरोपी के अरबपति पिता ने इतने बड़े क्राइम के बाद भी अपने बेटे को छुड़ा लिया था, लेकिन बात जब फैलने लगी तो मामला लोकल लेवल से निकलकर नेशनल लेवल का हो गया। मुंबई से सख्ती के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी के पिता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिन अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें पुणे के कोजी रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा नमन प्रहलाद और उसका मैनेजर सचिन काटकर, ब्लैक क्लब होटल का मैनेजर संदीप सांगले और स्टाफ जयेश बोनकर भी शामिल है। पिता को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि नाबालिग होने और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के बाद भी उन्होंने अपने बेटे को कार चलाने की इजाजत दी। वहीं होटल और पब वालों को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उन्होंने नाबालिग लड़कों को शराब सर्व की, जो कि गैर कानूनी है। हालांकि आरोपी के पिता ने पुलिस से बचने की पूरी कोशिश की। पुलिस को चकमा देने के लिए कई कार बदली, ड्राइवर को कार लेकर मुंबई जाने के लिए कहा, दूसरे ड्राइवर को कार से गोवा जाने के लिए बोला। खुद दोस्त की कार का इस्तेमाल कर रहा था। नंबर ट्रेस ना हो इसके लिए नई सिम कार्ड का भी इस्तेमाल किया गया था, यानी फोन भी बदले गए थे। लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया और आज उसे अदालत में पेश किया गया। उधर अजीत पवार गुट के जिस लोकल विधायक सुनील टिंगरे पर आरोप लग रहा है कि बिल्डर के कहने पर ही उन्होंने थाने जाकर पुलिस पर दबाव बनाकर इस केस को कमजोर करवाया, वो अब ये कह रहे हैं कि उनके पास आरोपी के पिता का फोन आया, उन्होंने पुलिस को किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाया। वो एक विधायक होने के नाते इस केस की जानकारी हासिल करने के लिए ही थाने गए थे। ये उस विधायक का बयान है। गेले 2-3 दिवसापासून काही लोक जाणीवपूर्वक या ठिकाणी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माझ्या प्रतिमेला दाग लागावा अशा पद्धतीचे वक्तव्य करत आहेत किंवा काही पोस्ट शेअर करत आहेत। त्याचा खुलासा आणि त्याची माहिती देण्यासाठी मी आपल्याला या ठिकाणी आलेलो आहोत। खरं तर मी आपल्याला सांगू इच्छितो की रविवारी रात्री 3:21 रात्रीच्या माझ्या पीएनचा मला फोन आला। आपल्या मतदारसंघामध्ये कल्याणनगर भागामध्ये एक मोठा ॲक्सिडेंट झालेला आहे आणि त्यामध्ये त्याच्यानंतर बरेचशा कार्यकर्त्यांचे फोन आले। त्यामध्ये मला एक कॉल विशाल अग्रवालांचा पण होता। त्यांच्याकडनं ही माहिती देण्यात आली की माझ्या मुलाचा ॲक्सिडेंट झालेला आहे, त्याला पब्लिकनी खूप मारलं आणि पोलीस स्टेशनला नेलेलं आहे, तर प्लीज आपण या ठिकाणी येता का। तदनंतर मी त्या ठिकाणी घरी निघालो। पहिले घटनास्थळी गेलो, तिथून सर्वजण या ठिकाणी पोलीस स्टेशनला गेले होते। मी सुद्धा त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनला गेलो। पोलीस स्टेशनला गेले असता त्या ठिकाणी PI साहेब अवेलेबल नव्हते। तर मी तिथं माहिती घेतली असता त्यांनी म्हणले साहेब आता बाहेर गेले। तर मी त्यांना फोन लावला, त्यांच्याकडनं माहिती मिळाली की जखमींना घेऊन त्या ठिकाणी ते हॉस्पिटलला गेलेले आहेत। तर मी तदनंतर तिकडे निघायचा, मी तिकडे येतो अशा पद्धतीने त्यांना सांगितलं। तर PI साहेबांनीच मला म्हणले 10 ते 15 मिनिटात मीच पोलीस स्टेशनला येत आहे, तर तुम्ही तिथेच थांबा। आणि तसे ते आले सुद्धा। आल्यानंतर मी त्या ठिकाणी त्यांच्याशी जाऊन भेटलो, पूर्ण घटनाक्रम त्यांच्याकडनं माहिती केला। त्यांनी त्या ठिकाणी मला माहिती दिली की ह्या ॲक्सिडेंटमध्ये 2 युवकांचा या ठिकाणी मृत्यू झालेला आहे आणि ती जी कार आहे ती कार तो लहान मुलगा चालवत होता आणि तशी एव्हिडन्स त्यांना किंवा प्रत्यक्षदर्शींनी त्यांना माहिती दिली होती। तर अशा ह्या केसमध्ये आपल्याला गुन्हा दाखल करावा लागेल असं त्यांनी मला याची पूर्ण माहिती दिली। पुणे पौष्टिकार हाथ मामले में जिस पुलिस पर आरोप लग रहा है वो भी अब हरकत में है। जाहिर है जनता थू थू करेगी तो पुलिस को काम तो करना पड़ेगा। पुलिस ने कोर्ट से मांग की है कि इस मामले में आरोपी को बालिग बनाकर उन पर कार्रवाई करने की परमिशन दी जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद थोड़ी देर में अदालत अपना फैसला भी इस पर सुनाने वाली है। उधर CM शिंदे ने भी ये साफ कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मी स्वतः पोलीस आयुक्तांशी बोललोय। यामध्ये कुठल्याही प्रकारची लापरवाही किंबहुना
काही कुणाला पाठीशी घालण्याची आवश्यकता नाही, घातलं जाणार नाही आणि जे काही नियमानुसार कायदेशीर कठोर कारवाई जी आहे यामध्ये होताना आपल्याला दिसेल आणि ती दिसते. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं काम पोलिसांचं आहे. त्याप्रमाणे मी आयुक्तांना सूचना दिलेल्या आहेत, निर्देश दिलेले आहेत. लोग इस हादसे के बाद से बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं। नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को जब कोर्ट ले जाया जा रहा था तो लोगों ने उन पर स्याही भी फेंकी, भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। विपक्ष का कहना है कि फिरफू की वजह से और अजीत गुट के विधायक के दबाव की वजह से नाबालिग के केस को पुलिस ने कमजोर किया है और उसे 15 घंटे के अंदर जमानत दिलवाई है। इस मामले में राहुल गांधी का बयान भी सामने आने लगा। देखिए कैसे ये पूरा केस सियासी मोड़ लेने लगा। राहुल गांधी ने तो 2 कदम आगे निकलते हुए नरेंद्र मोदी पर ही अटैक कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी राज में 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का भारत और दूसरा गरीबों का भारत। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सज़ा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं है, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इसीलिए हम लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का जवाब डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया। फडणवीस ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में फौरन एक्शन लिया। राहुल गांधी को इस मामले में सियासत न करने की सलाह भी दी। पुणे कार हादसे के मामले में सियासत जमकर हो रही है। विपक्षी नेता राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। राज्य के डिप्टी सीएम ने किस तरीके से इस पूरे मामले पर टेक लिया वो आपके सामने रखते हैं। राहुल गांधी इन्होंने जिस प्रकार का वक्तव्य किया है, वीडियो रिलीज किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि इस घटना का राजनीतिकरण करने की ये बहुत ही ओछी कोशिश है, क्योंकि पुणे की घटना में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसके ऊपर जो निर्णय दिया उसके ऊपर हमने भी आश्चर्य व्यक्त किया है, लेकिन पुलिस उस पर रुकी नहीं। पुलिस ने वापस उस पर अपील दाखिल की और ऊपर के न्यायालय ने उसका कॉग्निजेंस लेकर वापस एक रिव्यू पिटीशन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने चल रही है। पुणे का हाई प्रोफाइल हादसा आपने देखा, इस पर आया हुआ जजमेंट और अब आगे की कानूनी कार्रवाई भी हम लगातार आपके सामने रखते रहेंगे। लेकिन बात अब बिहार की सारण सीट की भी हो जाए, जहां पर वोटिंग के बाद ऐसा हंगामा हुआ कि एक शख्स की जान चली गई और 2 अस्पताल में भर्ती हो गए। सारण में 5वें चरण की वोटिंग के बाद हिंसा हुई और फायरिंग की यह वारदात वर्चस्व की जंग है या फिर सेल्फ डिफेंस है? क्या सारण में एक बार फिर यादव वर्सेस राजपूत की जंग की शुरुआत हो गई है? सारण में फायरिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है? कैसे रोहिणी के बूथ नंबर 318 पर पहुंचने के बाद जो विवाद शुरू हुआ वो हिंसा के रूप में तब्दील हो गया? आज आपको पूरी कहानी बताऊंगी, साथ ही ये भी समझाऊंगी कि अगर बिहार में राजपूत वर्सेस यादव की जंग शुरू हो गई तो इस चुनाव में किसे फायदा और किसे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन पहले सारण का अपडेट आपको दे दूं। सारण में इंटरनेट सेवा फिलहाल के लिए बंद है। शहर में टेंशन है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। शहर के आसपास के इलाके में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है ताकि सारण में जो हुआ वो आगे जातीय संघर्ष का रूप ना ले। जो 1990 के दशक में बिहार में होता था वो कहीं फिर से शुरू ना हो जाए, इसलिए सरकार भी पूरे मामले पर बहुत ही बारीकी से नजर रख रही है। सारण में जो हिंसा हुई उसकी पूरी टाइमलाइन क्या है वो आपको बताऊं। कब कैसे क्या हुआ? वोटिंग वाले दिन से इसकी शुरुआत हुई जब पोलिंग बूथ नंबर 118 पर गोलीबारी हुई। एक ऐसा हंगामा हुआ जो अगले दिन गोलीबारी के रूप में तब्दील हो गई। इसके लिए सबसे पहले आपको 20 मई की घटना को समझना होगा, जिससे ये पता चलेगा कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कहां से।
दरअसल 20 मई को 5th फेज की वोटिंग हो रही थी। सारण में भी वोटिंग हो रही थी। आरजेडी की ओर से मैदान में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य हैं। वो भिखारी ठाकुर चौक के पास बने हुए बूथ नंबर 318 पर अपने समर्थकों के साथ पहुंची। बताया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने वहां पर मौजूद बीजेपी के एक समर्थक को टोका। आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने पूछा कि आप वो अगर वोट डाल चुके हैं तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से जाइए। बीजेपी समर्थक ने इसका विरोध किया। बीजेपी समर्थक ने रोहिणी से पूछा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, आप भी यहाँ से जाइए। साथ ही रोहिणी के खिलाफ नारेबाजी भी करने लगे। इसके बाद वहां पर मौजूद रोहिणी के समर्थक और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस भी एक्टिव होने लगी। दोनों पक्षों को शांत कराया गया, लेकिन तनाव बरकरार रहा। बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं छपाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बूथ नहीं छपाएगा, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आपकी बात 20 मई को वोटिंग खत्म हो गई थी। पुलिस ने दोनों गुटों को शांत करा दिया था। शायद पुलिस प्रशासन को भी ये लगा था कि अब ऑल इज वेल है, क्योंकि 20 मई की रात भी सब कुछ सामान्य ही दिखाई देने लगा था। भिखारी चौक पहले की तरह ही गुलजार था, दुकानें खुली हुई थी। लेकिन जैसे ही रात बीती, सुबह हुई और फिर जो कुछ हुआ उसकी किसी को आशंका तक नहीं थी। 21 मई की सुबह भिखारी ठाकुर चौक जंग का मैदान बन चुका था। ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी थी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताती हूँ। बीजेपी समर्थक और आरजेडी समर्थक दोनों के घर भिखारी चौक के पास ही हैं। वहां पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक 21 मई की सुबह भिखारी चौक पर बड़ी संख्या में आरजेडी समर्थक जुटे। वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी नेता रमाकांत सिंह का घर है। बताया जाता है कि रमाकांत सिंह के घर कुछ रिश्तेदार आए थे और सुबह सुबह चाय पीने के लिए वो भिखारी चौक गए, जहां पहले से आरजेडी के समर्थक वहां पर मौजूद थे। 20 मई की घटना को लेकर आरजेडी समर्थकों ने उनके साथ बदतमीजी करने शुरू कर दिए। फिर बात बदतमीजी से गाली गलौज तक आई। इसके बाद बीजेपी समर्थक वहां से हट गए और रमाकांत सिंह के घर चले गए। चश्मदीदों ने बताया कि आरजेडी समर्थकों ने उनका पीछा किया। इसके बाद दोनों ओर से पथराव शुरू हुआ और जब बीजेपी समर्थकों को लगा कि उनके घर पर हमला हो सकता है तो फिर फायरिंग शुरू हुई। इसमें 3 लोगों की जान चली गई। एक की जान चली गई, 2 को और गोली लगी है। ये 3 लोग आरजेडी के समर्थक है। इसमें से 2 का इलाज अभी पटना के पीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है। मतलब झगड़े की शुरुआत कैसे हुई? जगह शुरुआत तो एक दिन पहले ही से था और उसी में इधर के लोग माने अपना इकट्ठा हुए थे और उधर का लोग अपना इकट्ठा हुए थे। तो माने अब हाथ में ईंटें पत्थर लिया हुआ था, लेकिन उधर में बाद में संगठित होकर के राइफल लेकर के आकर इन लोगों को चहेटते हुए यहाँ आके मारा। जेडी के समर्थक क्या बीजेपी के नेताओं के घर पे गए थे? ना, घर पर कोई नहीं गया था। घर पर ये लोग कोई नहीं गया था। वो लोग अपने घर के सामने एकत्रित हुए थे और ये लोग इधर रोड पर एकत्रित हुए थे। तो इधर से ऐसे आओ आओ मैंने दोनों ये से हो रहा था, एक दूसरे को ललकार रहे। हाँ, लेकिन उधर से ललकारते हुए गोली और ईंटा पत्थर चलाते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने से। सारण में वोटिंग के बाद हिंसा हुई, गोली चली, एक व्यक्ति की जान गई। अब इसे राजपूत वर्सेस यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई की तरह देखा जा रहा है। इसकी वजह भी साफ है। पहली वजह तो यह है कि यहाँ पर जो दोनों उम्मीदवार हैं वो इन 2 जातियों से जुड़े हुए हैं। बीजेपी के कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं, वो राजपूत बिरादरी से आते हैं। तो वहीं आरजेडी कैंडिडेट यादव जाति से आती हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं।
दूसरी वजह भी कुछ ऐसी ही है। जिन लोगों पर गोली चलाने का आरोप लग रहा है वो राजपूत जाति के हैं और जिन लोगों को गोली लगी है वो यादव जाति के हैं। यादव समुदाय का कहना यह है कि राजपूत जाति के लोगों ने अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश की और इसी के कारण ये गोलीबारी शुरू हुई। गोली क्यों चली, ये नौबत क्यों आई? गोली इसलिए चली कि उन लोग अपना मोनोपोली दिखाना है कि हम दबंग हैं। यहाँ पर उस लड़ाई को उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड से लेकर जो है मतलब आपका गांव ये राजपूत अहीर के बीच में बांटने की कोशिश किया। और दबंग है भी वो लोग। उस घर में जाइएगा, हर घर में जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा कि सारा गलत काम होता है। बोल दीजिए पुराने वाले दिया क्यों आई? गोली इसलिए चली कि उन लोग अपना मोनोपोली दिखाना है कि हम दबंग हैं। यहाँ पर उस लड़ाई को उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड से लेकर जो है मतलब आपका गांव ये राजपूत अहीर के बीच में। रोहिणी आचार्य की पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद से जो झगड़ा शुरू हुआ था वो भिखारी चौक पर फायरिंग तक पहुंचा। एक व्यक्ति की मौत हुई, 2 घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, 12 लोगों को नामजद बनाया। जब आप उनके नाम देखेंगे तो एक बात तो दिखाई देती है कि ये सारे के सारे नामजद आरोपी राजपूत बिरादरी से आते हैं। कुछ अज्ञात आरोपियों के भी नाम इसमें शामिल है, लेकिन ज्यादातर जो नाम आप इसमें पढ़ेंगे रमाकांत सिंह, मिथिलेश सिंह, राम प्रताप सिंह, सत्यानंद सिंह, मनीष सिंह, दीपू सिंह, जितने भी नाम दूसरी तरफ भी आप देखेंगे उमाकांत सिंह, पंकज, मनोज, पिंटू, चंदन, ये सभी लोग राजपूत बिरादरी से आते हैं। फिलहाल प्रशासन पूरे गांव में कैंप कर रहा है, भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। सारण की एसपी भी गांव में ही है और एसपी ने सांसद राजीव प्रताप रूडी के बयान पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि रूडी ने कहा था कि लोगों ने आत्मरक्षा में फायरिंग की। हमारे साथ हैं सारण के एसपी। सर ये बताइए कि अब तक जांच में मोटे तौर पर क्या बातें सामने आई? कल जो गोली चली उसकी वजह क्या थी, कैसे शुरुआत हुई? जो जांच में सामने आया है ये है कि यहाँ पे 2 व्यक्ति जो दोनों अलग अलग पक्ष के थे, परसों जो घटना हुई उसको लेकर इनके बीच में कुछ कहासुनी हुई होगी और उसके बाद जो है दोनों पक्षों ने अपने अपने साथियों को बुलाया और उसके बाद ये रोड़ेबाजी हुई और फिर एक पक्ष से गोलीबारी भी की गई। क्या कार्रवाई हुई अब तक? जी इसमें नामजद 12 अभियुक्तों के विरुद्ध कांड दर्ज कराया गया है मृतक के परिजन के द्वारा, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी अब तक की गई है। एक बात ये भी आई, बीजेपी के यहाँ जो सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने कहा कि आत्मरक्षार्थ में गोली चलानी पड़ी, तो उस समय ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी? जी ये निर्णय तो माननीय न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा। पुलिस अपनी चार्जशीट दायर करेगी इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स के आधार पे और अगला निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। बिहार में अगले 2 चरण का चुनाव बाकी है। अब तक 40 में से 24 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अगले 2 फेज में 16 सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी, जिसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर साल 2019 आम चुनाव में बीजेपी को 4, जेडीयू को 3, एलजेपी को 1 पे जीत मिली थी। इन 16 सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर राजपूत वोटर्स या तो बहुलता में हैं या फिर वो निर्णायक स्थिति में हैं। इनमें है वैशाली, शिवहर, महाराजगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, काराकाट, आरा और बक्सर। इसमें से वैशाली में 4 लाख, शिवहर में 2 लाख, महाराजगंज में 4,38,000 राजपूत वोटर्स है। पूर्वी चंपारण में 1,65,000 राजपूत वोटर्स हैं। आरा में करीब 3 लाख और काराकाट में भी 2 लाख राजपूत वोटर्स की आबादी है। यानी कि कहीं जीत तो कहीं पे जीत के लिए निर्णायक भूमिका में राजपूत वोटर्स हैं। तो क्या फिर बड़ा ही सोच समझकर राजपूत वर्सेस यादव के बीच में एक टसल पैदा करने की कोशिश की जा रही है? सवाल ये भी है। सारण गोलीकांड में लेकिन कौन कर रहा है सियासत, ये भी आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।